गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटेरिया 75-100+, इसमें जो दिया हुआ आपको बहुकल्पीय प्रश्न भी और प्रैक्टिस सेट है, आपको 150 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो भी सेट दिया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको जो है पढ़ना अनिवार्य ही है, समझ लीजिए। यानी जो लोग भी जो है ऑल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे लोगों के लिए जो है ये सामान्य अध्ययन जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको जो है पहला सेट जो है उसकी व्याख्या जो है संपूर्ण व्याख्या आपको दे चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसको जो हम लोग पूरा विस्तार से इसको आज याद करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का दिया हुआ है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे आपको महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ध्यान रखिएगा 1869। तो पाथवे टू गॉड ये महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो कूट के साथ जो है इसको चयन करना है कि कौन पहले आया है, तो लेक्स लोकी अधिनियम, ध्यान रखेंगे लेक्स लोकी अधिनियम। लेक्स लोकी अधिनियम ये आया था आपको 1850 में। लेक्स लोकी अधिनियम आया था 1850 में। और लेक्स लोकी अधिनियम क्या है, तो ये अंग्रेज़ों द्वारा जो है, अंग्रेज़ों द्वारा एक कानून लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है धर्म परिवर्तन, ठीक है, धर्म परिवर्तन व्यक्ति के पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी का अधिकार की रक्षा किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसके पैतृक जो संपत्ति होगी उसके उत्तराधिकारी के अधिकार की रक्षा करना था, इसलिए इसको लेकर के आया था लेक्स लोको अधिनियम। ये 1850 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, तो ध्यान रखेंगे बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था 1885 में आया था। 1885 में आया था, ठीक है। और ये जो था आपको, ये था कृषि भूमि पे जो है किराए दरों की अधिनियम था। ये कृषि भूमि पे जो है बिहार और बंगाल में कृषि भूमि पे किराए दर अधिनियम था, ठीक है। इसको काश्तकारी अधिनियम भी कह सकते हैं, बंगाल टेनेंसी अधिनियम को काश्तकारी अधिनियम भी कह सकते हैं। ये 1885 में आया था। नेक्स्ट है आयु की सहमति अधिनियम। आयु की सहमति अधिनियम ये आया था आपको 1891 में। ध्यान रखेंगे आयु की सहमति अधिनियम ये आया था 1891 में। इसमें जो है सभी लड़कियों को जो विवाहित हो या अविवाहित हो उनको जो है संभोग की सहमति की उम्र जो है सभी न्यायालयों में जो है 10 वर्ष तक की जो है बढ़ा दी गई थी। 10 वर्ष जो है बढ़ा दी गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आया था आपको 1904 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, 1904 में आया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कूट के अनुसार इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लेक्स लोको अधिनियम 1850 में आया था, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में आया था और आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया था और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किए थे, तो ये किए थे आपको कलकत्ता में किए थे, ठीक है। लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कलकत्ता में किए थे और कब किए थे, तो 1849 में किए थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जान लें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म आपको हुआ है
ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ है? तो 26 सितंबर, ध्यान रखेंगे 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1820 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और ये जो है संस्कृत कॉलेज में ये जो है पढ़ाई किए हुए, और संस्कृत कॉलेज में ही विद्यासागर की पदावधि मिली है, क्योंकि ये संस्कृत में बहुत ज़्यादा तेज थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनको जो है पदावधि जो है विद्यासागर का ये संस्कृत भाषा के लिए मिला है, ये भी याद रखेंगे, उनको उपाधि संस्कृत भाषा के लिए मिला है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी आपको 29 जुलाई 1891, ध्यान रखेंगे मृत्यु कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1891, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए जो है बहुत काम किया है। जैसे इन्होंने विधवा विवाह अधिनियम लाया था आपको 1856, विधवा विवाह अधिनियम लाया था 1856, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन काल में 35 स्कूलों का स्थापना किया था, अपने जीवन काल में जो है 35 स्कूलों का जो है स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। और इन्हीं को जो है बोला जाता है आधुनिक बंगाल का पिता। आधुनिक बंगाल का पिता किसे कहा जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक फेमस व्यक्ति हैं, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी की घटना आपको कब घटित हुई थी? तो 1773 में घटित हुई थी। बोस्टन टी की घटना जो है 16 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 16 दिसंबर 1773 को ये घटना घटी थी। ये घटना जो है बोस्टन चाय पार्टी, इसको बोला जाता है बोस्टन चाय पार्टी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जब बोस्टन में जो है कर युक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया था, तब जो है एक समूह जो रहता है, जहाज़ पे जो काम करने वाले एक समूह रहता है, वो उसमें सवार हो जाते हैं और 340 पेटियां जो है बोस्टन घाटी में या उसको जला देते हैं। 340 पेटियां जो है जला देते हैं, ठीक है। और इस बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स नायक थे। सैमुअल एडम्स जो है इसके नायक थे। तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में, यानी 16 दिसंबर 1773 में ये बोस्टन में हुआ। ये बोस्टन कहाँ है? तो ये यूएसए में है, अमेरिका में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट के लिए जो है ये चलाया गया था। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो ये जो है उरैयूर एक प्रकार, इसको जो है संगम युग में कपास भी बोला जाता है, यानी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर जो है कपास का व्यापार का प्रमुख केंद्र था उरैयूर में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो फतुहा उल सलातीन, ध्यान रखेंगे फतुहा उस सलातीन। तो फतुहा उल सलातीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अब्दुल मलिक इसामी, ध्यान रखेंगे अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है। फतुहा उल सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। फतुहात ए फिरोज शाही, तो ये हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक का है। तारीख़े फिरोज शाही, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने। खजैन उल फतुहा ये अमीर खुसरो, खजैन उल फतुहा ये अमीर खुसरो, ठीक है। तो याद रखेंगे फतुहा उस सलातीन अब्दुल मलिक
इसामी को, फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, तारीख़ फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी, और खजौन उल फतुहा ये आमिर खुसरो को। आइए नेक्स्ट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये पीपल की हो जाएगा। पीपल की जो है वृक्ष की आकृति मिलता है पीपल का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक थे आपको शिवाजी सावंत। ध्यान रखेंगे, शिवाजी सावंत, ठीक है, शिवाजी सावंत थे और ये मराठी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। और उपन्यास सम्राट किसको बोला जाता है? तो उपन्यास सम्राट है बोला जाता है आपको मुंशी प्रेमचंद्र को। तो ये भी याद रखेंगे, उपन्यास सम्राट किसको बोला जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई बनाया था। ध्यान रखेंगे, बक्सर की लड़ाई बनाया था, जो हुआ था आपको 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर ये हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब बक्सर की लड़ाई हुआ था आपको मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ थे जो सेना नायक थे वो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 याद रखेंगे, ठीक है। और ये गंगा नदी के तट पर यानी बक्सर में ही हुआ था, गंगा नदी के तट पर बक्सर में ही हुआ था। तो ये भी चीज़ें जो है याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? तो नादिर उल असर के किताब से जहांगीर ने किसे नवाजा था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको उस्ताद मंसूर को जो है जहांगीर ने नादिर उल असर के किताब से नवाजा था जहांगीर ने, ठीक है। तो जहांगीर का ध्यान रखेंगे, जहांगीर का आया है सवाल, तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था आपको 30 अगस्त 1569 में, 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था आपका मरियम जमानी और पिता थे अकबर, ठीक है। और जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? तो सलीम नाम था। ध्यान रखेंगे, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम नाम था। और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर का ये जो है किताब दिए थे, नादिर उल असर का खिताब जो है ये दिए थे। और अब्दुल हसन का क्या किताब मिला था? अब्दुल हसन को जो है नादिरुजम्मा कहा जाता था। नादिरुजम्मा जो है अब्दुल हसन, ये अब्दुल हसन को नादिरुजम्मा कहा जाता था। तुझे के जहांगीरी जो है चित्र बनाए थे ये दोनों मिलकर के, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन तुझे के जहांगीर में एक चित्र बनाए थे। तुझे के जहांगीर एक बुक है जिसमें जो है ये दोनों उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन जो है चित्र बनाए थे, उसी के लिए जो है ये उपाधि जहांगीर ने दिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राज्य के शासनकाल के थे? गजनी के सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, किस चोल राजा के समकालीन थे? किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये राजेंद्र प्रथम के। ध्यान रखेंगे, गजनी के सुल्तान, ठीक है, महमूद गजनी जो है ये राजेंद्र प्रथम के जो है समकालीन था। राजेंद्र प्रथम के जो है ये क्या था? समकालीन था, ठीक है। वही मोहम्मद गजनी है जो 1025 में जो है आपको 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था 1025 में। वही गजनी के जो समकालीन थे कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है। और ये चोल राजा थे, ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रथम ये चोल राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है
अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है विजयनगर में किया गया था। ठीक है, विजयनगर में किया गया था। ठीक है, और ये विजयनगर राजाओं के द्वारा किया गया था। और ये मालदेवी नदी पे 1.37 किलोमीटर ये मिट्टी का बांध था। ध्यान रखेंगे, ये मिट्टी का बांध बनाया गया था। ठीक है, विजयनगर राजाओं के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है राज सागर जलाशय पे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कृष्णदेव का भी एक मिलता है, कृष्णदेव, क्योंकि ये भी विजयनगर से ही संबंधित हैं, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए। उनका जो है कोरंगल बांध, अगर पूछे आपसे कि कोरंगल, ध्यान रखेंगे कोरंगल बांध के बारे में पूछे कि कोरंगल बांध कौन बनवाया था, तो कोरंगल बांध बनवाए थे कृष्णदेव राय के अधीन जो है ये बांध बनवाया गया था, कोरंगल बांध। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु आपको 1227 में हुई थी, यानी 18 अगस्त, ध्यान रखेंगे 18 अगस्त 1227 में जो है चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और चंगेज खान कहाँ के रहने वाला था? तो चंगेज खान जो है ये मंगोलिया का रहने वाला था, और ये बैकाल झील जहाँ पे है, बैकाल झील के आसपास मंगोलिया का रहने वाला था चंगेज खान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1162 में इसका जन्म हुआ था। 1162 में जो है इसका जन्म हुआ था, मरा था 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त में जो है इसकी 18 अगस्त 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो है अकबर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध रचनाकार थे। गिजाली जो है अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकबर का शासनकाल क्या था? तो ध्यान रखेंगे अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर के 1556, ठीक है, 1556 से लेकर के 1605 तक था। 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी थी? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है सबसे प्रमुख अधिकार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे वो धारा आपका अनुच्छेद है आपको 19 से 22। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि ठीक है, तो 17 का आपको आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायिका के मतों की संख्या समान होती है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद है 36 से 51, ये भी याद रखेंगे, 36 से 51। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ये सही है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये किस में, कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो 37 में लिखा गया, 37 में लिखा गया कि वे न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। तो ये भी सही है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या है? मूल कर्तव्य है। तो ध्यान रखेंगे पहली चीज़ इसमें क्या याद रखना है, दोनों ऑप्शन क्या है? सही है।
तो 1 और 2 दोनों, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए राज्य के नीति निर्देशक के बारे में जानते हैं। तो ये भाग 4 में दिया गया है। इसका अनुच्छेद 36 से 51 वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 37वें अनुच्छेद में। 37वें अनुच्छेद में जो है दोनों 1 और 2 जो है दोनों बातें जो है लिखी हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये भाग 4 जो है जोड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313, धारा जो है 313 महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध है, ये धारा 313 में। नेक्स्ट है वैसा संशोधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वैसा संशोधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 20वां का आंसर हो जाएगा आपको, 20वां का आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन को गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। और इसमें जो है आते हैं जैसे कोयला आते हैं, प्राकृतिक गैस। कोयला क्या है? एक निश्चित समय के लिए है, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए है, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? कोयला समाप्त हो जाएगा। और इसको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए क्या है ये अनवीकरणीय संसाधन है। या पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया या यूरेनियम हो गया या कच्चा तेल हो गया, ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जो आपको जो है जिसको फिर से बनाया जा सके वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको अपरदन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है, ठीक है। जल, पवन, हिम द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम भागों में अमेरिकी कपास की किस्मों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, यानी उत्तर पश्चिमी यानी गुजरात, राजस्थान, ठीक है, ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी भागों में जो है अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, नरमा के नाम से जाना जाता है। अब कपास के बारे में आए तो ध्यान रखेंगे विश्व में कपास उत्पादक में सबसे प्रथम कौन है? तो चीन है। कपास उत्पादक में सबसे प्रथम कौन है? चीन है। अब भारत का स्थान सेकेंड है, भारत का स्थान सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है। ध्यान रखेंगे झेलम नदी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में इसे जो है ब्याथ नदी के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी को जो है जम्मू कश्मीर में ब्याथ नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्याथ नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और झेलम नदी को वैदिक संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो झेलम नदी को ध्यान रखें, झेलम, झेल लिया यानी बहुत ज़्यादा वितस्त, तो इस झेलम नदी को बोला जाता है वितस्त, ठीक है। झेलम नदी को क्या बोला जाता है? वितस्त। और ये झेलम नदी, ये वही झेलम नदी है जो जम्मू कश्मीर के बूलर झील से होकर बहती है। बूलर झील से बहने वाली नदी कौन है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, बूलर झील से बहने वाली नदी कौन है? तो ये झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी है। और झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे जो है श्रीनगर जो है, श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के तट पे श्रीनगर स्थित है, ठीक है। और ये पीर पंजाल रेंज वेरी नागा, ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल रेंज
वेरी नागा या अनंत नागा जिला से निकलती है। वेरी नागा अनंत नागा जिला से निकलती है। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। और झेलम नदी से एक चीज़ और याद रखेंगे कि झेलम नदी जो है भारत और पाक सीमा के समानांतर बहती है। भारत और पाक सीमा के क्या बहती है? समानांतर बहती है। ठीक है, और ये जो है पाक में चिनाब नदी से मिल जाती है, यानी पाकिस्तान में जो है ये चिनाब नदी से मिल जाती है। जिस स्थान का पाकिस्तान में नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? तो झंग नाम है, ध्यान रखेंगे। झंग में जो है पाकिस्तान के झंग में जो है चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। तो क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़ ध्यान रखें, झेलम नदी को क्या जम्मू कश्मीर में बोला जाता है? तो ब्याथ नदी बोला जाता है। ब्याथ नदी बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर है। यह बुल्लर झील से होकर बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह बुल्लर झील से बहती है और इसी के किनारे जो है श्रीनगर स्थित है। इसी के किनारे जो है श्रीनगर स्थित है और ये पीर पंजाल रेंज के बेरी नागा अनंत नागा जिला से निकलती है। ठीक है, और ये पाक के झंग जिला में जाकर जो है चिनाब नदी से मिल जाती है। तो ये इतना चीज़ें याद रखेंगे। तियई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तियई पर्वत जो है ये नागालैंड में स्थित है। तियई पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये नागालैंड में जो है नागालैंड के बोखा में स्थित है। ध्यान रखेंगे, नागालैंड के बोखा में स्थित है। ठीक है, नागालैंड के बोखा में स्थित है। नागालैंड के बोखा में तियई पर्वत स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कोयला का जलना जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ये द्वितीयक प्रदूषण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या है? तो ये द्वितीयक प्रदूषण है। आइए जो है ताप विद्युत संयंत्र में कोयले के जलने से उत्पन्न होता है। ताप विद्युत संयंत्र में कोयले के जलने से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसी के पौधे के औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है ये फिनॉल एम फ्लोनाइड से, ध्यान रखेंगे, फिनॉल एम फ्लोनाइड से की उपस्थिति के कारण जो है होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो इसका कूट भी हम लोग रख लेते हैं साथ में। तो पहला दिया है सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट जो है क्या है? सोडियम बेंजोइट 28 नंबर का सोडियम बेंजोइट। तो ये फलों का रसों का परीक्षण करता है। सोडियम बेंजोइट से क्या होता है? तो फलों का रस का परीक्षण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में पाउडर है। नाइट्रिक अम्ल दिया है। नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल आपको क्या है? तो ये रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो पेट्रोलियम शोधन में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ध्यान रखेंगे, सोडियम बेंजोइट फलों के रस का परीक्षण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर का, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 28 नंबर का बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन वह तत्व है। नाइट्रोजन का उपयोग जो है प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ध्यान रखेंगे, जाइलम जो है जितने भी जो लिक्विड है यानी जल जो है पौधों में पत्तियों से लेकर के
हर जगह पे जाइलम जो है पौधों तक जो है जल या जल में घुलनशील पदार्थ जैसे वसा, तेल या भोजन ही बोले, भाग भोजन, ये जो है जाइलम तक जो है पहुंचाता है हर एक भाग में। और जाइलम में कौन सा भाग, तो जाइलम में ध्यान रखेंगे जाइलम पेरेकाइड, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको जाइलम पेरेन्काइमा जो है, जाइलम पेरेन्काइमा जो है इसमें जो है भोजन भंडारण होता है। जाइलम पेरेन्काइमा में जो है भोजन भंडारण होता है। पादपों में जाइलम पेरेन्काइमा में भोजन भंडारण होता है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पादप में जाइलम और फोलियम की वजह से जो है भोजन और जल, पानी और खाद ये सब जो है पौधों में पहुंचता है, ध्यान रखेंगे। अब भोजन जो है, भोजन तेल, वसा, प्रोटीन और स्टार्च के रूप में खाद्य सामग्री संग्रहित होता है किसमें, तो जाइलम पेरेन्काइमा में, और ये जो है कौन पहुंचाता है, तो जाइलम तक पहुंचाता है। ठीक है, अब फोलियम भोजन के हर एक भागों में जो है खाद्य सामग्री पहुंचाता है फोलियम, तो इसको भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय या कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय या कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो सूत्रकणिका में डीएनए होता है, उसके बाद केंद्रक में भी डीएनए होता है, उसके बाद हरित लवक में भी डीएनए होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, तो बायोमास क्या होता है, यानी जानवरों के कचरे और पौधों के सामग्री से प्राप्त होता है। जानवरों के कचरे और पौधों के सड़ने गलने या सामग्री से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो बायोमास प्राप्त होता है। यह अधिकतर लकड़ी या गोबर में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लकड़ी और गोबर और कोयला में क्या होता है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये परमाणु ऊर्जा दिया है, तो ये परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होता है। तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति किस में होता है, तो एक कोशिकीय युग्मनज में होता है। एक कोशिकीय युग्मनज में होता है। लैंगिक जीवन यानी नर और मादा के मिलने से, ध्यान रखेंगे, नर और मादा के मिलने से जो युग्मनज बनता है वो नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो है एक कोशिकीय युग्मनज से जीवों का निर्माण होता है। एक कोशिकीय युग्मनज से जीवों का निर्माण होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, तो वह क्या है, तो एजोला है। ध्यान रखेंगे, एजोला को जो है धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एजोला को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो निम्न में कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो ये आपका हो जाएगा नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है ये कीटभक्षी पौधा है। नेपेंथिस जो है ये जो है क्या है, कीटभक्षी पौधा, यानी कीट मकोड़े को है नेपेंथिस खाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्न में कौन सा अजीवी संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काई। सहजीवी क्या होता है, तो ध्यान रखें, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जो पादप एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सहजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन और शैवाल को सहजीवी बोला जाता है। लाइकेन और शैवाल को क्या बोला जाता है, सहजीवी। और ध्यान रखेंगे काई भी क्या हो जाएगा, एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर हो गया 37। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन एक वर्ष में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन यानी एक वर्ष में, ठीक है, उत्पादों में हुए वृद्धि, उत्पाद में हुए वृद्धि, व्यय में हुए वृद्धि और आय में हुए वृद्धि के एक वर्ष के आकलन से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये तीनों हो जाएगा, उत्पादों में वृद्धि, व्यय में वृद्धि, आय में वृद्धि।
लेकिन ये वितरण विधि दिया है तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर। लाभांश एवं बोनस शेयर जो है, लाभांश एवं बोनस शेयर शेयर धारक प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन दिया है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो ये शामिल है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग आधुनिकीकरण में शामिल है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो ये भी शामिल है आधुनिकीकरण में, यानी ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक उत्पादकता कौन कहलाता है? तो स्वपोषी कहलाते हैं। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ है परपोषी है, यानी विषम पोषणज, इसको क्या कहा जाता है? विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से होता है, तो ये भी सही है, यानी दोनों क्या है? सही है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 40 का सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं 41, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है आपको कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार जो है प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक जो है सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो दिया है पाई मेसन की खोज, तो इसका जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद जो है प्रोटॉन की खोज, उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, और उसके बाद जो है पाई मेसन की खोज, ठीक है, हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इको रिट्रीट महोत्सव जो है ये उड़ीसा में किया जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव जो है उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य ने राजस्थान पर शासन किया था। राजा ललितादित्य ने राजस्थान पे शासन किया था। नेक्स्ट है, सरे गुल फिरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सरे गुल फिरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है दिल्ली में। सरे गुल फिरोंसा का त्यौहार दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आपको मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आपको मनाया जाता है 17 सितंबर। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये कहा है आपको मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो 49 नंबर का हो जाएगा ब्लूटूथ, ठीक है, पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी क्या है? तो ब्लूटूथ है, ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर इस सेट का क्वेश्चन है,
किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको, किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो यहाँ तक रहा 50 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो ये समरणीय तथ्य है तो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।